नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज क्या है राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको बता दें। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है, तालिबान की सरकार है। आज 1 सितंबर है और तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, काबुल टेक ओवर हुआ है, पूरा अफगानिस्तान नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें मिल रही हैं वो इस वक्त आपको जरूर देखनी चाहिए। पंजशीर से जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो तालिबान के लिए सिरदर्दी वाले हैं। खबर यह है कि पंजशीर में कल देर शाम से ही तालिबान वर्सेस पंजशीर के लड़ाकों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसमें 350 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 40 तालिबानियों को पंजशीर में बंधक बना लिए जाने की भी खबर है। और इस वक्त ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अमरुल्लाह सालेह लगातार रेजिस्टेंस शब्द का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बदलती जा रही है, अब सवाल ये है कि ये जो युद्ध आपको इस वक्त इस जमीन पर दिखाई दे रहा है, ये किस दिशा में आगे जाएगा। लेकिन तस्वीर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपको एक और विजुअल दिखाते हैं। एक तरफ काबुल में तालिबान जश्न मना रहा है, लेकिन उसी काबुल से 100 किलोमीटर दूर पंजशीर की घाटी में तीसरी बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। राष्ट्रवाद में आपको यह तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको यह पता चले कि तालिबान के साथ कैसे आतंक की तिकड़ी बन रही है। तालिबान को इनविटेशन पर इनविटेशन मिल रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आतंकवाद के साथ जो ये जुगलबंदी है, ये कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए है। पहली तस्वीर तब की है जब काबुल में लश्कर और जैश ने बैरिकेडिंग की थी, और दूसरी तस्वीर अब सामने आई है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को बधाई संदेश भेजा है और कश्मीर पहुंचने का न्योता दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो अल-कायदा वाली चिट्ठी आई है उसे भी हम आपको बता दें कि ये जो चिट्ठी इस वक्त दिख रही है, इसे लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये बताना इस वक्त जरूरी है। इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई आजादी मुबारक, और इस मैसेज में लिखा है, ओ अल्लाह, लेवन, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया के अन्य इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद कराओ। ओ अल्लाह, दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आजादी दिलाओ। और जो ये लाइंस आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, जरा ये देखिए एक बार कि जिस अल-कायदा के खात्मे की जिम्मेदारी या जिसके खात्मे के वास्ते अमेरिका अफगानिस्तान में 20 सालों से मौजूद था, अमेरिका के वहां से निकलते ही ये खत सामने आता है, ये बधाई संदेश सामने आता है, जिसमें तालिबान का इस्तकबाल कर रहा है अल-कायदा। तो शो पर आने से पहले मैं अफगानिस्तान से आई इस ताजा तस्वीर को भी अपने दर्शकों को दिखा दूं, क्योंकि ये तस्वीरें बगराम से आई हैं। तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का सबसे छोटा बेटा अनस हक्कानी है। हक्कानी का पूरा परिवार आतंकवाद का जनक रहा है। हक्कानी नेटवर्क के नाम से दुनिया भर में कुख्यात हक्कानी पर अमेरिका ने 100 करोड़ का इनाम रखा है। लेकिन देखिए हक्कानी कैसे काबुल में खुले आम टहलता हुआ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बगराम जेल की हैं और इसी जेल में अनस हक्कानी 5 साल से बंद था और आज उसी जेल को विजिट करने गया था। Either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning, and let's not treat them differently. But you can't have different yardsticks for different organizations. If they're a terror organization, why are you talking to them? तो तालिबान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो वहां से ताज़ा तस्वीरें मिल रही हैं। लेकिन यहां आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है क्या सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और गंभीर सवाल वो यहां पर खड़े कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर का जैसे ही जिक्र आया है अल-कायदा के इस वेलकम वाले स्टेटमेंट में, तो बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तालिबान के साथ पहले जैश, लश्कर और अब अल-कायदा खुलकर सामने आ गया है। तो क्या आतंकवादियों का यह आह्वान कश्मीर में तालिबान को लेकर आएगा? और ऐसे में आखिर कश्मीरी हुक्मरान चुप क्यों हैं? आज से तालिबान सरकार, दुनिया क्यों करे आखिर इनका सत्कार, और दुनिया की अब क्या इस पर स्ट्रैटेजी होगी, ये इस वक्त एक चिंता बनी हुई है।
तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त राष्ट्रवाद में जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से हमारे साथ संजू वर्मा इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा में। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से इफ्रा जान मौजूद है। निसार अहमद शेरजई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता हैं। और कश्मीर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चर्चा में, लेकिन शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी संजू वर्मा। हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट सुनवाया उमर अब्दुल्ला का। वो ये कह रहे हैं कि सरकार पहले ये क्लियर करे कि तालिबान उनके लिए क्या है, एक आतंकी संगठन है या अब वो तालिबान सरकार को सरकार के नजरिए से देखेंगे। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये कि मोदी सरकार ने 2016 में आपको याद होगा ब्रिक्स की प्लेनरी सेशन जब वहां पर हुआ था तो प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, कि हम आतंकियों के साथ, आतंकवादियों के साथ हम वार्तालाप नहीं करेंगे। फिर पिछले साल दिवाली के वक्त जैसलमेर में प्रधानमंत्री ने हमारे जो CRPF के जवान हैं उनको संबोधित करते हुए भी कहा कि जो ये विस्तारीकरण वाली मानसिकता है, एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है, ये 18वीं सदी की माइंडसेट है, 18th सेंचुरी माइंडसेट है, जिसका आज की डेट में कोई भी इसका वजूद नहीं बचा। एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। मैं ये दो उदाहरण इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि मोदी सरकार के पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हमने कभी भी एक टेरर या आतंकवादी संगठन के साथ, एक टेरर मिलिशिया के साथ समझौता या कारोबार या नेगोशिएशन नहीं किया। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई दीपक मित्तल जो इंडिया के एनवॉय है कतार में, उन्होंने कल क्यों मुलाकात की दोहा में अफगानिस्तान के तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन के साथ। तो पहली बात तो ये कि वार्तालाप करना और वार्निंग देना, इन दो चीजों में अंतर है। और मीनाक्षी जी, संजू मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ यहाँ पर। ठीक, कर्नल RSN साहब मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। देखिए, जो चिट्ठी आई है अलकायदा की, जो बधाई संदेश सामने आया है, जिस तरह से उसमें कश्मीर का जिक्र है, सवाल तो ये उठता है कि अलकायदा जैसे संगठनों का इस तरह से सर उठाना, यानी ये साफ है कि तालिबान तो अब चेहरा है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उनकी जमीन का इस्तेमाल अब किन कामों के लिए होगा, ये चिट्ठी अपने आप में उसका एक उदाहरण है। नहीं, हमारे लोगों की पता नहीं, मुझे तो इनकी समझ पे, कई लोगों की समझ पे तरस आता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलेक्टिव एमनेशिया। गौर करें कि आखिर तालिबान का जन्म कैसे हुआ था। तालिबान एक प्रोडक्ट है ग्लोबल जिहाद का। इसके नुमाइंदे जो थे उस समय तालिबान, आपको याद होगा नूर अहमद तराकी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जन्म हुआ था। इसके नुमाइंदे जो हैं दुनिया के 35 देशों के जिहादियों के साथ इन्होंने जिहादी जंग सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा था। उसमें अल कायदा के नुमाइंदे भी बाद में कंधे से कंधा मिला के इनके साथ लड़े थे। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि जिनके साथ, जिन कॉमरेड्स के साथ वो जिहाद उन्होंने किया था, आपके चाहने से क्या वो उनको छोड़ देंगे? ये तो नामुमकिन है। तो फिर ये उम्मीद करना कि वो एक लिए बदली हुई तालिबान है और बदली हुई, भाई वो ना उन्होंने शरीयत छोड़ा है, ना जिहाद छोड़ा है, ना कैलिफेट का कॉन्सेप्ट छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ना गदवाई हिंद का उन्होंने वो छोड़ा है। बिल्कुल। तो इसलिए ये उम्मीद करना। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इन्होंने अमेरिकन को भी ऐसा कोई पूर्ण रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया है कि वो अल कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पनाह नहीं देंगे। और एक और हकीकत है, ये जान लीजिए, अमेरिका एक नीति के तहत पूरी पश्चिम एशिया से वो अब निकल के जा रहा है। उसे अब कोई पश्चिम एशिया को, उनके पास तेल काफी हो गया है। और अब देखिए, अभी बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने इराक का भी, वहां से भी विड्रॉल का डेडलाइन उन्होंने दे दिया। अभी बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, जिसमें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहली बार मंच पे एक साथ आए हैं, और ये इराक के द्वारा ये प्रायोजित।
तो वो निकल के जा रहे हैं। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो और ग्लोबल रिलेशंस में तो बहुत सारे ऐसे पहलू आ जाएंगे जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ी चिंता इस वक्त अपने लोगों को वहां से निकालना और उस जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो, ये है। लेकिन अलकायदा के संदेश में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र आ रहा है, सवाल आज कश्मीर के हुक्मरानों पर भी, उन नेताओं पर भी है जो यूं कश्मीर का जिक्र आते ही हर तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन आज तालिबान पर चुप क्यों है? और ये सवाल मेरा इरफा जान आपके लिए है। इरफा जान जी जी, देखिए, पहली बात, जम्मू और कश्मीर में लीडर्स तो इस टाइम जरूर हैं, लेकिन सरकार और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हमारे नहीं है। जम्मू और कश्मीर में 3 साल से गवर्नर का रूल चल रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के निवासियों के पास अभी राइट टू वोट यानी वोट करने का अधिकार उनकी स्टेट असेंबली के लिए नहीं है। तो ये सरकार, ऑब्वियसली ये सवाल उस सरकार से होगा जो सरकार फॉरेन पॉलिसी जो है उसके साथ डील करती है, और अभी फॉरेन पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर रही है। तो सवाल ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके सवाल ये है कि आज सवाल ये है आपसे इफ्रा, सवाल ये है कि जो ये बधाई संदेश अलकायदा लिख रहा है, आप इसको लेकर क्या कहेंगी? कश्मीर के लिए जिस तरह का जिक्र किया है अलकायदा ने, आप लोग कहां खड़े हैं ये क्लियर करिए। जी, पहली बात तो मुझे लगा था मैडम कि जब से 370 हट गया है तब से जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म अब आ ही नहीं सकता है, क्योंकि टेररिज्म जो था 370 की वजह से रहता था, तो अब उसकी जड़ खत्म हो गई है। लेकिन लगता है अब 370 हटा के एक नई जड़ उभर आई है कि रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमारे पास एक लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारे देश में जो प्रॉपरली उसको रखा गया है। तो मैं आपसे, देखिए, मैं आपसे इफ्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपसे क्लियर पूछा कि अलकायदा आज जो कह रहा है उसे लेकर आप कहां खड़े हैं, क्लियर करिए। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग इस बात की बार बार जिक्र करते हैं कि बात होनी चाहिए पाकिस्तान से, तो ये तो वही पाकिस्तान है जो तालिबान का वेलकम कर रहा है, जिसको तालिबान में पॉजिटिविटी दिख रही है। ये तो वही पाकिस्तान है जो अलकायदा जिस तालिबान को कंग्रेचुलेट कर रहा है, जिसके साथ खड़ा है। आप कहां खड़े हैं ये क्लियर करिए। जी, कश्मीर के लिए, कश्मीर के विकास के लिए, आम कश्मीरी के लिए आप कहां खड़े हैं ये क्लियर करिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वायलेंस के लिए किसी को प्रोवोक करती है, हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा वायलेंस के खिलाफ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो संगठन तालिबान की सोच के खिलाफ है या नहीं? सिर्फ वायलेंस की बात नहीं है यहाँ पर, तालिबानी सोच के खिलाफ है या नहीं? बिल्कुल, जहां तालिबानी सोच, जहां अपनी माइनॉरिटीज को कंट्रोल करना, उनके खाने पीना, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनको उनकी औकात में रखना, तालिबानी सोच अगर इस चीज को कहते हैं तो संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तालिबानी सोच जो है बहुत जगहों पे रहती है। बोलिए संजू वर्मा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे देश में मीनाक्षी जी, मैंने इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। पहली बात तो ये कि आंकड़े ये कहते हैं कि जब से अनुच्छेद 3, अभी आप इनको चुप करवाइए। ठीक है, मैंने इनको बीच में इफ्रा, आप अपनी बारी में पूरा बोल चुकी हैं, अब उनका जवाब सुनिए। क्लियर करें तालिबान। ठीक है इफ्रा, आपने चुप हो जाए। इफ्रा, मैंने उनसे पहला सवाल वही पूछा है। ठीक है, एक सेकेंड, दूसरे को भी सुनिए प्लीज। संजू कंप्लीट करिए आप। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये कि आंकड़े ये बताते हैं कि जब से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया गया है, उसके बाद 87% से ज्यादा कम हुए हैं पत्थरबाजी के और स्टोन पेल्टिंग के जो घटनाएं हैं। और चुप रहिए मीनाक्षी जी, इनको बोलिए जरा चुप हो जाए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। ठीक है इफ्रा, आप अनइंटरप्टेड बोली थी, आपसे आपके बीच में इफ्रा कोई नहीं बोला था। ठीक है, हम किसी की बात नहीं सुन पाएंगे अगर ऐसे बातचीत होगी तो। ठीक है इफ्रा प्लीज सुनते हैं, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगी उसके बाद। दूसरी बात जो आतंक की घटनाएं हैं, टेरर इंसिडेंट्स में 62%, 62% से ज्यादा की गिरावट हुई है। तो ये कहना कि भाई अनुच्छेद 370 हटने के बाद मामले और बिगड़ गए हैं, ये सरासर झूठ है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो इफ्रा जान बैठी है या माजिद हैदरी, में आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जब बुरहान वानी को मारा गया था तो इन्होंने कहा था अरे बाप रे, ये तो एक गरीब हेडमास्टर के पुत्र है। ये वही लोग हैं जब याकूब मेमन का जनाजा निकला था मुंबई के सड़कों पर, इन्होंने कहा था अरे याकूब मेमन को फांसी क्यों दी गई। ये वही लोग हैं जो कहते हैं। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी चिंता कश्मीर को लेकर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माजिद हैदरी, मुझे ये बताइए कि जो लोग तालिबान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, अलकायदा जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है, और उनका निशाना सीधे सीधे कश्मीर पर है, इस बात की चिंता आपको होती है या नहीं होती है?
पहले मैं आज खुशी के अवसर पे सबसे पहले अपने देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, हर देशवासी को बधाई देना चाहता हूँ, आपको भी संजू वर्मा साहिबा को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने तालिबान में दोहा में सबसे पहले भेंट वार्ता की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सरकार के ठप्पे से ये कहा गया कि तालिबान अब आतंकी नहीं है, वो स्टेट एक्टर बन चुके हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि कल जो बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पॉइंट सामने आए थे माजिद हैदरी साहब, नहीं ठीक है ना, आप एक सेकंड माजिद हैदरी साहब अपना जवाब कंप्लीट करिएगा। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि ये जो मुलाकात हुई है दोहा में, जो मुलाकात हुई है दोहा में, वो तालिबान के इनिशिएटिव पर हुई, पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसमें भारत की तरफ से क्या बिंदु रखे गए कि अफगानिस्तान में हमारे लोगों की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु ये कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए मैडम, अब बात करिए आगे। आपकी बात मानता हूँ। संजू वर्मा साहिबा ने अभी कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर गो टुगेदर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कश्मीर की कितनी चिंता है, आपको कश्मीरी युवा की कितनी चिंता है? क्या आप तालिबान के ग्लोरिफिकेशन पे और पूरी दुनिया में जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसके साथ खड़े हैं? बताइए। उनसे हमारी सरकार ने भेंट वार्ता की और कल भारत के ठप्पे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि अब वो आतंकी नहीं है, तो हमने अब तालिबान को मंगल पांडे के साथ उनका कंपैरिजन कर रहे थे। कुछ दिन पहले आप तो कह रहे थे कि तालिबान और मंगल पांडे के बीच में कोई फर्क नहीं है। मैडम वो तो अच्छा हुआ, मेरी तो बात सच हो गई, मेरे दिल की बात थी वो देश ने सच कर दी, हमारी सरकार ने सच कर दी। हमारी सरकार ने मंगल पांडेयों से जाके बात की। खूंखार संगठन का कंपैरिजन आपने हमारे शहीदों के साथ किया, यहाँ पर आकर आप बयानबाजी। जेकेएस परिहार साहब, जो बातें यहाँ पर इफ्रा जान कर रही हैं और जो बातें यहाँ पर माजिद हैदरी कर रहे हैं, क्या कल जो दोहा में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात ने अब इन आवाजों को और बल दिया है कि तालिबान को लेकर स्टैंड आप क्लियर करिए? और क्या अब इस तरह की सोच भी तालिबान के समर्थन में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है भारत के भीतर? देखिए, भारत के भीतर तालिबान को समर्थन वाली बात का तो मैं, अगर ऐसा है तो मैं उसका भरसक निंदा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है तालिबानी सोच की। अब सवाल उठता है कि जो तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, उसकी जो सेंटिटी है एक तरह से यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में उसको एक्सेप्ट किया है, तभी तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। उसके खिलाफ वीटो पावर वाले किसी भी देश ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया। दूसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल के जो उनका स्पीच था उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान एक बहुत शक्तिशाली मिलिट्री है और वो देश को चलाएंगे, यानी अमेरिका ने भी अब उसको एंडोर्स कर दिया है। तो तालिबान एक सरकार जो बन रही है वो एक रियलिटी है, मगर भारत में जो स्टैंड लिया है वो पहले भी है कि तालिबान से बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उससे डायलॉग्स हुए हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है। जब लद्दाख में लड़ाई चल रही थी तब भी चीन के विदेश मंत्री बात करते थे और पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है उससे भारत के डीजीएमओ हॉटलाइन पे रहते हैं। तो डायलॉग जो है वो हर हालत में होना चाहिए और भारत सरकार ने जो कतार में डायलॉग किया है और पहले भी किया है, इसमें मैं इसको ये नहीं मान के चलता हूँ कि हम तालिबान के आतंकवादी और तालिबान का जो हिडन एजेंडा है जिसमें आईसिस के और ये अल कायदा और बाकी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तालिबान सरकार चलेगी जब तक कि वहां पर इंटरनल दूसरे ग्रुप अफगानिस्तान में उसके खिलाफ नामबंद नहीं होते और कोई उसको दूसरा इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी हमारी चिंता जो ये है कि तालिबान के आने के बाद में अफगानिस्तान इंटरनेशनल कैपिटल टेररिज्म का बनेगा और ये उसको पूरा उसको पोषण करेंगे और पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी उनकी जो ड्रग ट्रैफिक की जो एक्टिविटीज है, अफीम की तस्करी इत्यादि है, उसमें वो साझेदार है। तो कश्मीर में अनरेस्ट की वो पूरी कोशिश करेंगे और जिसके लिए हम लोग मानसिक ठीक है। माजिद हैदरी इस पे इनकार में सर हिला रहे हैं, मैं माजिद हैदरी के पास जाऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी निसार अहमद शेरज़ई साहब, आप पैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, हम यहाँ पर कश्मीर को लेकर एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कश्मीर का क्या होगा अगर अलकायदा जिस तरह से अपने बधाई संदेश में उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन यही चिंता तो वहां पर जो अफगान नेशनल्स हैं उनकी भी है। बताइए इस वक्त आपके देश में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात वहां पर हैं इस वक्त? नमस्कार सब दोस्तों के लिए सलाम, नमस्कार।
धन्यवाद कि मुझे मौका दिए शो में आने के लिए। चिंता तो सब अफगानिस्तान लोग के लिए नहीं, सब दुनिया को चिंता हो रहा है। देखिए, अमेरिका जानबूझकर एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए नहीं, पूरे एशिया के लिए एक आतंकवाद नेटवर्क, एक कंट्री को तस्लीम किया। अभी अफगानिस्तान में एक आतंकवाद सरकार है। देखिए, 6 लाख हथियार अमेरिका छोड़कर भाग गए। कई टैंक, हेलीकॉप्टर, सब हथियार जो बहुत एशिया में लड़ाई करने के लिए जो तालिबान के काम था, सब अमेरिका जानबूझकर छोड़ दिया। अमेरिका जानबूझकर पूरे एशिया के साथ गद्दारी की। अभी चिंता सब अफगानिस्तान का है। और मेरे दोस्त बोला कि जब तक तालिबान के खिलाफ कुछ न बन जाए और पूरा इंटरनेशनल हेल्प न हो जाए, दुनिया इस तरह चलता जाए। देखिए, नॉर्दर्न अलायंस बन गया तालिबान के खिलाफ। ISIS, अखानी नेटवर्क, अल-कायदा, तालिबान सब एक है। निसार अहमद जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। निसार अहमद जी, एक बात बताइए कि तालिबान जिस तरह से अपनी इमेज को बदलने की एक कोशिश करता हुआ दिख रहा है, या ये कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, जिस तरह की बातें वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहे हैं, आपको उनकी बातों पर भरोसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, दुनिया नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान, माजिद हैदरी साहब सुनिएगा जवाब ये ध्यान से, उसके बाद आपके पास आ सवाल के लिए। कोई भी दुनिया अफगानिस्तान में एक जरा सा भरोसा नहीं। अभी 15-16 दिन हो गया, 16 दिन ये लोग अपने असलियत दिखा दिया। कल आपने देख लिया कि हेलीकॉप्टर से एक अफगानी नागरिक को वो लोग लटक कर सब दुनिया में दिखा दिया। ये डर पे लाता है। देखें, ये सब अल-कायदा, ISIS, ये सब एक के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे फिर अमेरिका है। क्या करे? अभी आज सुबह अफगान लोगों का इतना नफरत है तालिबान से, अकेला पंजशेर है। पंजशेर के अंदर अभी सारा सुबह जो अफगानिस्तान के साथ प्यार करते लोग गया है। आज सुबह 3 रास्ते से पंजशेर के ऊपर अटैक किया। इतना उधर तालिबान का लोग मर गया कि भाग गया सब। पंजशेर और नॉर्दर्न अलायंस, अभी जो आज मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ सबके साथ, हर लम्हा खबर मुझे आता है। कल भी आज भी नॉर्दर्न अलायंस पूछते हैं दुनिया क्यों खामोश है, खास हिंदुस्तान, क्यों हिंदुस्तान अभी तक हेल्प नहीं किया है? अभी अफगानिस्तान लोग, नॉर्दर्न अलायंस, पूरा अफगानिस्तान का लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करते हैं, यूरोप में भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो लोग 20 साल हमारे साथ धोखा किया। अभी ज्यादा से ज्यादा इंडिया पर भरोसा, इंडिया क्यों खामोश है? साथ साथ एक अल-कायदा, ये नहीं, 2 दिन पहले हमारा अफगानिस्तान के एक जहादी लीडर जो बहुत खतरनाक है, ISI का खास बंदे, गुलबुद्दीन हिकमतयार, 2 दिन पहले गुलबुद्दीन हिकमतयार रेडियो पाकिस्तान के साथ इंटरव्यू किया था, वो भी कश्मीर के बारे में बात किया। ठीक है माजिद हैदरी साहब, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि निसार अहमद जी के एक शब्द आपने गौर से सुने होंगे। अब मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है जिसका जवाब मुझे आपसे हाँ और ना में चाहिए। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपको कश्मीर की चिंता है या नहीं? आप कश्मीर के साथ हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैडम, किसने कश्मीर की बात की? मैं तो पूरे देश के साथ हूँ। आप सिर्फ कश्मीर नहीं, मैं आपसे, लेकिन मैं आज आपसे कश्मीर पे पूछ रही हूँ। आप मुझे कश्मीर के बारे में बताइए, कश्मीर की चिंता है या नहीं? भारत का नहीं लगता तो चिंता है या नहीं? अगर आपको वो शक है, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, अगर आपको कश्मीर की चिंता होगी तो पूरे हिंदुस्तान की भी होगी। मेरा सवाल आपसे है, चिंता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। पूरे देश की चिंता है। कश्मीर की चिंता है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताइए, आपको कश्मीर की चिंता है तो क्या आपको ये चीज दिखाई देती है जिसका जिक्र निसार अहमद ने किया, जो हथियार अमेरिका वहां छोड़कर गया है वो हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? पाकिस्तान के रास्ते कौन से आतंकवादी कश्मीर पहुंचेंगे? और कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिशें जो इससे पहले भी पाकिस्तान करता रहा है, अब किस स्तर पे होंगी? देखिए मैडम, निसार भाई ने बहुत अच्छी बात की कि भारत सरकार आप क्या खड़े होंगे कश्मीरियों के लिए? कश्मीर के युवाओं के लिए आप खड़े होंगे? चलिए, आज पूरा देश आपको सुन रहा है। सरकार को तालिबान की मदद करनी चाहिए। माजिद हैदरी, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप ये अगर आप कश्मीर के साथ हैं तो आज आप ये कहिए कि तालिबान का इस तरह से आना और पाकिस्तान और बाकी आतंकी संगठनों की उनके साथ में जुगलबंदी कश्मीर के लिए खतरनाक है। कहिए ये बात।
मोदी सरकार के खिलाफ बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपनी सरकार के साथ खड़ा हूँ। मेरी सरकार ने उनसे बात की है, मैं अपनी मोदी सरकार के साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ मोदी जी के खिलाफ बात करने नहीं आया हूँ। मोदी जी समर्थन करते हैं तालिबान का, मैं समर्थन करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कश्मीर के साथ हैं या नहीं, आप ये बताइए। आज गलत बयान मत दीजिए। मोदी जी ने तालिबान का समर्थन नहीं किया। भाजपा की सरकार के साथ हूँ। अलकायदा, पाकिस्तान, तालिबान, ये सब कश्मीर के साथ नहीं है, कश्मीर के खिलाफ है। कहिए ये बात, अगर आप ये मानते हैं तो। आज पूरा देश बड़े गौर से सुन रहा है। मैं उन्हें दुश्मन क्लियर करिए सर, क्लियर करिए, आज क्लियर करिए इस बात को। वहाँ सेना भेजनी चाहिए तालिबान की मदद के लिए। नहीं कि हम अखंड भारत फिर से ठीक है, एक लाइन में संजू वर्मा जवाब दीजिए, फिर मुझे हेडलाइंस लेनी है उसके बाद। ठीक है संजू वर्मा, एक लाइन में जवाब दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी जी मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जो दोहा में कल वार्तालाप हुआ, दीपक मित्तल हमारे इंडियन एनवॉय और तालिबानियों की तरफ से जो आए थे, हमने सिर्फ चेतावनी दी है। डायलॉग और चेतावनी के बीच का अंतर लोगों को समझना चाहिए। आपने बड़ी बखूबी समझाया कुछ देर पहले। चेतावनी के तहत हमने क्लियरली कहा कि अफगानिस्तान की धरती से टेरर शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। आतंक का निर्यात करना बंद करिए। और हमारे अभी भी 150 हिंदू और सिख भाई अफगानिस्तान में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और किस तरह उनको भारत वापस लाया जाएगा, इस पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करेंगे अब कि आखिर वो इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं। कर्नल सिंह, अब मैं सीधे इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। बिछड़े पड़ाव में जो पूरी बातचीत हमने सुनी, कश्मीर को लेकर एक बड़ी चिंता इस वक्त जहन में है, लेकिन बार बार जिस तरह से कश्मीर से आने वाले नुमाइंदे सवाल उठा रहे हैं मुलाकात पर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या कूटनीतिक स्तर पर, बैक चैनल टॉक्स पर एक बातचीत भी ना हो, जो लोग हमारे वहां फंसे हैं उन्हें लेकर कोई चिंता ना हो सरकार के मन में? देखिए, अभी ये कहा गया कि जो इतना सारा सामान छोड़ के जा रहे हैं असला, तो अभी जनरल मैकेंजी ने इस बात का खुलासा किया है कि वो जितने इक्विपमेंट है उसको शायद इमोबिलाइज कर दिया गया है, जैसा जनरल मैकेंजी। सर वैसे मैं इस पर क्लैरिटी आपसे भी लेना चाहती हूँ। मैंने भी ये स्टेटमेंट देखा, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने एयरक्राफ्ट का जिक्र किया। उन्होंने जो बड़े एयरक्राफ्ट से उनका जिक्र किया कि उन्हें डिसमेंटल किया गया है, इस तरह से किया गया है कि वो अब यूज नहीं हो सकते। लेकिन जो और छोटे हथियार हैं, बाकी चीजें हैं, क्या उसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा? आप इस पर बेहतर क्लैरिटी दे सकते हैं। नहीं, वो अगर आप क्रिटिकल कंपोनेंट उसमें से निकाल लें, अगर आप जहाजों से एवियोनिक्स निकाल लें, या जो इनका फायर कंट्रोल सिस्टम है वो छोटा ही रहता है, उसको आप निकाल लें, तो वो फिर वो एक नॉर्मल वो एक व्हीकल की तरह है वो। तो ऐसा उन्होंने जरूर किया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाहेंगे कि ये हथियार चीन या पाकिस्तान को, चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मिले, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार है। और जो ये सोफिस्टिकेशन है ये उनके फायर कंट्रोल सिस्टम और एवियोनिक्स में होता है। तो उनके लिए ये एक लोहे के टुकड़े के समान है। वो किस कबाड़ में बेचे हैं, वो पाकिस्तान के कबाड़ में बेचे या किसी कबाड़ी के दुकान में बेचे। पाकिस्तान में तो पूरा मुल्क की कबाड़ी है ना, तो वहाँ कुछ करेंगे उसका वो। दूसरी बात ये देखिए, आपने कहा कि ये इन्होंने कहा कि मोदी साहब हमारी सरकार ने बातचीत की है। अरे हमारे यहाँ ये जैसे अमेरिका के कुछ लोग वहाँ फंसे पड़े हैं, वहां पर वो भी फंसे पड़े हैं, तो वो गुंडों के कब्जे में है। तो गुंडे से तो नेगोशिएट तो करना, क्या हमने मसूद अजहर के वो जो जब वो एयरक्राफ्ट हमारा हाईजैक हुआ, तो गुंडों से तो बात कभी कभी करनी पड़ती है ना। तो ये किसने कह दिया कि हमने गुंडों को मान्यता दे दी? तीसरी बात, ये भारत की शुरू से ये रही है कि हम देखिए, हमारा नजरिया बहुत अलग है अमेरिका से, यूके से। हम ये जब हम देखते हैं कश्मीर को या पूरे मतलब अफगानिस्तान को, तो हम ये मानते हैं कि तालिबान अफगान की संस्कृति नहीं है। इस्लाम के आने के पहले भी और उसके बाद भी, इस्लाम के आने के बाद भी, जब जाहिर खान थे वहां पर, उनके यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर थे। मैंने उनका प्रोग्राम सुना है। अपने विलायत खान साहब को किंग जाहिर शाह ने वो मर्सिडीज दिया था जब उन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिया। तो ये जानवर जो है, ये तालिबान उनकी वो ये बिल्कुल ये अफगान की संस्कृति नहीं है। तीसरी बात है, माफ कीजिएगा, हमारा जो बुनियादी और 370 का भी इसमें ये आता है कि हिंदुस्तान वो
1400 साल को एक बहुत छोटा सा स्मॉल ब्लिप ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के हम रूप में देखते हैं उसको, एक छोटा था। लेकिन बदकिस्मती से वो जो लोग अपने 2 जनरेशन, ये आपका जो क्या नाम है इसका, फरूक अब्दुल्ला, इसके पूर्वजों का नाम राघव राम कौन था, वो भूल सकता है, हम कैसे इतिहास भूल सकते हैं? ये तो हमारी धरती है, उसमें मजहब बदला ना, हिंदुस्तान में तो मजहब नहीं बदला। तो हमारा जो देखने का जो चश्मा जो है 370 का या तालिबान का, हम ये 14 साल ठीक है, बोलिए इफ्रा जान, ये बात समझ में आ रही है आपको जो आरएसएन सिंह साहब यहाँ बोल रहे हैं? जी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहली 2 चीजें मुझे बोलनी है, उसके बाद ये जवाब दे सकते हैं। पहली बात, ये बार बार कहते हैं कि हम बातचीत तालिबान से कर रहे हैं, आज ही नहीं की है, पिछले साल भी दोहा में की है और बाक चैनल टॉक्स उनके साथ चल रही है। अगर आप उनको चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी तो फोन पे भी दी जा सकती है, रोज रोज गले मिलने की क्या जरूरत है चेतावनी देने के लिए? नहीं देंगे, आपसे पूछकर चेतावनी नहीं देंगे। ठीक है संजू, को जो सही लगेगा अब ये मतलब अब क्या सरकार मतलब सबको फोन करके पूछेगी आप बताइए हमें कैसे बात करनी है? किसी को चेतावनी देनी है क्या इफ्रा जान, आप एक डिबेट पैनल पर हैं, उस पैनल में जो बातें हम रखें थोड़ा मैच्योरिटी के साथ रखें, ठीक है? मुझे आप ये बताइए, मेरा आपसे बेसिक सवाल ये है कि तालिबान को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो समर्थन में लोग खड़े हैं, क्या उन्हें तालिबान की असलियत समझ में आती है? देखिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही इंसान लगा है जो तालिबान के समर्थन में खड़ा है, वो लोग हैं जो तालिबान से जाके मिलते हैं। उमर अब्दुल्ला जी तो तालिबान से जाके नहीं मिले, महबूबा जी तो अच्छा, यानी आप नहीं है ना तालिबान के साथ? आप तालिबान के साथ नहीं है ना? हम पे खड़ा करते हैं। भारत माता की जय कहने से परहेज है, आपके उमर अब्दुल्ला को वंदे मातरम कहने से परहेज है, आपके उमर अब्दुल्ला को जनगण मन गाने से परहेज है, आपके उमर अब्दुल्ला को जय हिंद बोलने से परहेज है। यहाँ पर आकर भाषण मत दीजिए। आपके फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा था हमको चीन का सहारा लेना चाहिए। संजू वर्मा, एक सेकंड उनसे जवाब ले लेते हैं पूरा, उनको बोलने दीजिए एक सेकंड। इफ्रा, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप तालिबान का समर्थन कर रही हैं क्या? मैम, मैंने आप तालिबान के साथ तो नहीं है ना? क्लियर कर दीजिए ना, आप तालिबान के साथ नहीं है ना? जी, मैं बिल्कुल नहीं है ना? तो फिर खुलकर कहिए ना, खुले दिल से कहिए, खुले दिल से कहिए कि तालिबान, खुले दिल से कहिए कि पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक है, खुले मन से कहिए। मैं तो कह रही हूँ कि आप सरकार को ये चैलेंज दीजिए ना इफ्रा, आप सरकार को ये चैलेंज दीजिए कि कश्मीर को संभालिए, कश्मीर के लिए खतरा हो सकता है, आप सरकार को ये चैलेंज दीजिए फिर, अगर आप तालिबान के साथ नहीं। पहली बात तो मैं मुझे जय नहीं बोल सकता, ठीक है इफ्रा, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, कंप्लीट करिए। पहली बात तो मैं आज बीजेपी की सरकार को चैलेंज करती हूँ, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। क्या तालिबान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो एक पर्ची पे लिख के दे दीजिए, एक PIB लिख दीजिए, वी कंसिडर तालिबान एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इफ्रा, आपके जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कहते हैं, एक सेकंड इफ्रा, फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कहते हैं कि चाइना से बातचीत करते, चाइना की मदद से हम 370 को बहाल कर देंगे। वो ये कहते हैं कि 370 बहाल कर देंगे, वो तो पहले ही देश के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो चुनी हुई सरकार के फैसले को चीन की मदद से पलटना चाहते हैं। ठीक है, आरएसएन साहब को और इफ्रा को एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर। आरएसएन साहब अपना सवाल रखिए, इफ्रा जवाब देंगी उस पर फिर, ठीक है? बोलिए आरएसएन साहब। ये जो कह रही है कि एक कागज पे लिख के दे दे, तो किसको लिख के दे? राघव राम कौन के पोते को? वो फकरू के लंकेश को, जिसका गवर्नमेंट का जानती है ना, हमारे देश के सिटीजन, जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, हमारे देश का, उसके वंशज को दे, वो कौन के पोते को दे। ठीक है, ये बहस का विषय है, लेकिन संजू वर्मा, हमने यहाँ पर देख लिया माजिद हैदरी क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर सुन लिया इफ्रा जान क्या कह रही हैं। मेरा आपसे एक बेहद गंभीर प्रश्न कश्मीर को लेकर है, ठीक है? एक सेकंड संजू वर्मा, मेरा कश्मीर को लेकर मेरा आपसे एक गंभीर प्रश्न है कि जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी चाहे माजिद हैदरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे इफ्रा करते हुए दिखाई दे रही है,
आप लोग कैसे ये इंश्योर करेंगे कि कश्मीर के जो युवा हैं उनको वैचारिक स्तर पर प्रभावित ना किया जाए? एक सेकंड प्लीज, बाकी मेहमानों की आवाज नीचे करिए, ठीक है सर? एक सेकंड में आऊंगी, आरएसएन सर प्लीज एक सेकंड। संजू वर्मा, मेरा आपसे ये सवाल है, कैसे सरकार अब ये इंश्योर करेगी कि जो परिस्थितियां आतंकवाद को लेकर जुगलबंदी जो दिखाई दे रही है, अलकायदा प्लस तालिबान प्लस पाकिस्तान, आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि कश्मीर के हमारे युवा वैचारिक स्तर पर कोई उनका ब्रेन वॉश ना कर पाए, उनका इस्तेमाल ना करे, जबकि सीधा सीधा खतरा दिखाई दे रहा है बॉर्डर के उस पार? कैसे आप इंश्योर करेंगे? मीनाक्षी जी, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई इस बात पर गौर नहीं फरमा रहा कि हमारी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी तो कल खत्म हो गई, पर आपको बता दूं कि सैंक्शंस कमेटी और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कमेटी की चेयरमैनशिप अभी भी भारत के पास है अगले 1.5 साल तक, और एमईए ने कहा है कि सैंक्शंस अफगानिस्तान। ठीक है इफ्रा, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुकिए इफ्रा, साथ में सब लोग बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है संजू वर्मा, कंप्लीट करिए, बताइए कैसे आप कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल होने से रोकेंगे, बताइए। हाँ, कश्मीरी युवा अच्छा एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड रुकिए, अभी जब आपको बोलने का मौका दिया तब आप जवाब दे नहीं पाई, रुकिए अब एक सेकंड। संजू वर्मा कंप्लीट करिए। मीनाक्षी जी, व्हाट्सएप वाले ये बहुत ज्यादा तालिबानियों की तरह। इफ्रा, अगर आप किसी दूसरे को सुनने की क्षमता नहीं रखेंगी तो मुझे फिर मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। समय हमारे पास लिमिटेड है, उसमें हमें सबकी बात लेनी है, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। ये सवाल ठीक है, गलत है। आप बोल रही है कश्मीरी युवा क्या तरीका है जो मैसेज देखेंगे। इफ्रा, अगर आप थोड़ा चुप रहेंगी तो आप सवाल समझ पाएंगी। मुझे लग रहा है आपने सवाल ही नहीं सुना है। मैंने ये पूछा है सवाल कि जिस तरह से वहां पर आतंकवाद के साथ वहां पर एक जुगलबंदी दिखाई दे रही है, अलकायदा वेलकम कर रहा है, कश्मीर का जिक्र कर रहा है, तो हम कैसे कश्मीर को स्टेबल रखेंगे, इस पर जवाब मांगा जा रहा है। 2 मिनट चुप रहिए आप जरा, बोलिए संजू। यूथ क्या व्हाट्सएप वाले भेड़ बकरी हैं? ये क्या तरीका है? इनका इफ्रा को ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। ठीक है संजू, आप जवाब दीजिए जी। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये, भारत एक अहम भूमिका प्ले करेगा क्योंकि सैंक्शंस कमेटी की चेयरमैनशिप हमारे पास है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अभी पाकिस्तान से खतरा और बढ़ जाएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का आज जो डेट है वो $110 बिलियन है और सिर्फ वो चाइना की म्यूनिसिपैलिटी बनकर रह गया है, तो पाकिस्तान का खुद का अस्तित्व नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि 2015 में 80,000 करोड़ का पैकेज मोदी सरकार ने घोषित किया था, लेकिन ये चुनौती तो संजू वर्मा आपके सामने है ना, पाकिस्तान की क्या हालत है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये चुनौती तो आपके सामने है ना कि अगर वहां पर अफगानिस्तान में एक उपजाऊ जमीन आतंकवादियों को मिल गई तो भारत जो कि बिल्कुल पड़ोस में है उसके लिए क्या होगा, और खासतौर पर जब सबके निशाने पर कश्मीर है। नहीं मीनाक्षी जी, आपकी बात सही है, पर आप एक बात आप भी जानती हैं कि 10 दिन पहले आईएमएफ ने $450 बिलियन की फंडिंग बंद कर दी तालिबान को, और गुड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट गुड पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा। जब पैसे ही नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, वैधता नहीं है, तो भारत जैसे गवर्नमेंट्स का जो भूमिका रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि कश्मीरी युवा को विकास चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 4 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए, 3 लाख लोगों को 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन का लाभ मिल रहा है। चेनानी जो हो रहा है वो पॉइंट्स आपने गिनवा दिए, लेकिन जो हो सकता है उसके लिए क्या इंतजाम है इस वक्त ये समझना जरूरी है। जेकेएस परियार साहब, मैं आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। देखिए कश्मीर को लेकर एक चिंता जहन में है, लेकिन ग्लोबली जो हुआ है एक बार वो भी देख लें। वो अमेरिका जो लादेन को मारने निकला था, मुद्दा लेकिन लादेन नहीं था ना, मुद्दा तो आतंकवाद की जड़ को खत्म करना था। लेकिन अमेरिका के वहां से निकलते ही एक दिन में हम देखते हैं कि अलकायदा ने फिर अपना सिर उठा दिया, तो हासिल क्या हुआ? अमेरिका एक सोजी सचवी साजिश उन्होंने की है, 2 साल से उस पर वो काम कर रहे थे, और उसमें रूस और चाइना भी उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत आज के 10 साल बाद में एक ग्रोइंग इंटरनेशनल पावर होगा, फाइनेंसेस के मामलों में भी और दूसरे मामलों में। रहा सवाल, मैं 2 चीजों का अगर मुझे आप 30 सेकंड देंगे तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें भविष्य की तरफ देखना है, क्या हम कर रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। पहली चीज, हर हालत में अफगानिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ टेररिज्म बनेगा। इसमें आईसिस के, तालिबान और ये सब लोग न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, श्रीलंका सारे शामिल हैं, उसमें ये लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हमारी चिंता आप करिए कि आईसिस के जो हमारे यहाँ
जो सीट्स आ चुके हैं कई स्टेट्स में, उसको हम कैसे काबू में करें। कश्मीर की सेंसिटिव, उसमें हमें वहां पर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बढ़ाने पड़ेंगे, और कश्मीर में हमले आतंकवादियों के होंगे, उसमें आपको रोकना पड़ेगा। रहा सवाल युवाओं को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलेस अनटिल आप उनका नेशनल इंटीग्रेशन करते हैं और उनको रोजगार मिलेगा तब वो कम जाएंगे, नहीं तो पढ़े लिखे लोगों को ही ये मॉडर्न तालिबान और आईसिस के उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसा उन्होंने केरल, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। तो चिंता आपको इस बात के लिए करनी पड़ेगी, बजाय हम जो क्षुद्र राजनीति के अंदर जाए, हमें देश हित में इसको ऊंचे तौर पर सोचना पड़ेगा। तीसरा ये सवाल बेमानी है कि तालिबान को मान्यता हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अंतर्राष्ट्रीय जो लिस्ट है उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको निकाला है। संयुक्त राष्ट्र में जो यूएनएसी है, सुरक्षा परिषद, और उसमें तमाम देशों के उसमें हस्ताक्षर है, जिसमें हम भी शामिल हैं। वो लिस्ट को बाहर हो गया। हमको पता है कि ये बदमाश है, ये आतंकवादी है, मगर मॉडर्न डिप्लोमेसी में कोई अछूत नहीं होता है। आपको उनके साथ 10 सेकेंड उनके साथ में आपको डायलॉग रखना पड़ेगा, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, तभी आपको वहां पर सॉइल में। ठीक है, और जब पूरी दुनिया, जब बातचीत, एक नेगोशिएशंस और एक कॉन्वर्सेशन, संवाद एक हो रहा है, तो फिर भारत उस लीग से क्यों पिछड़े, ये भी सवाल है। लेकिन कूटनीतिक चैनल खुला हुआ है, जिसकी पहली मुलाकात की तस्वीर हमने, पहली बातचीत की तस्वीर कल देखी। लेकिन निसार अहमद जी, अब क्योंकि बुलेटिन के प्रोग्राम के अंतिम चरण में है, हम अंतिम पड़ाव पर हैं, अफगानिस्तान को लेकर जो स्थिति है, देखिए चिंता तो दुनिया के जहन में है, लेकिन अफगानियों पर जो बीत रही है वो तो वही सबसे बेहतर समझ सकते हैं। क्या आप अफगानिस्तान का भविष्य आगे देख रहे हैं? मैं पहले सबसे माफी चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर सब दोस्तों जो अभी बात कर रहा था एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा था, हाथ जोड़कर माफी रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी इसी बारे में सोचिए कि हम एक आतंकवाद सरकार पीछे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान भी किसी का कभी अच्छाई नहीं चाहता है और आतंकवाद कभी इंसान पर रहम नहीं करता है। अभी सारा दुनिया हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है और अफगानिस्तान। क्या करें मिलकर, जो बीच अंदर जो माफी चाहता हूँ, फिर जो आपके सरकार के बीच या पार्टी के बीच इख्तिलाफात ये रख लीजिए, मिलकर काम करें कि क्या करें तालिबान का मुकाबला और पाकिस्तान, आईएसआई और ये सब नेटवर्क के पीछे। कल अभी अगर अफगानिस्तान लोग बहुत परेशान है, बहुत तशवीश का चिंता है, देख लिया कि कितना चिंता है, लोग किस तरह भागने के लिए एयरप्लेन में लटक गया था, क्या क्या हो रहा है। अभी 15-16 दिन हो गए, आप सब देखते हैं। यही हाल कल सारा दुनिया में आ जाता। अभी रूस एम्बेसी और चाइना एम्बेसी। बिल्कुल निसार अहमद जी, वक्त की कमी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस तरह से ये तमाम बातें कही हैं सर। देख, अभी ये तालिबान कल सारा दुनिया के लिए डर होता है। रूस अभी अगर फादर मियानी का यही तालिबान रूस के लिए खतरा हो सकता है, चाइना के लिए खतरा हो सकता है, और साथ साथ दुनिया को चाहिए कि मिलकर ये इसके मुकाबले कराने के लिए कुछ सोचे, अफगानिस्तान लोग को बचाने के लिए सोचे। साथ साथ ये कहता हूँ कि अगर सैकड़ों हिंदू बरादरी अगर अफगानिस्तान में, इसी के साथ बहुत सारे अफगान लोग। बिल्कुल निसार अहमद, जो बात आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तालिबान को लेकर जो रहमदिली जिन लोगों के मन में है, कम से कम वो आपकी बात से ही एक मैसेज समझने की कोशिश करें, और आतंक को जो लोग पाल रहे हैं वो ये ना भूलें कि कल को उनका घर भी उससे जल सकता है। प्रोग्राम में वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।